राजीव, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन संविधान विशेषज्ञ का मैं रुख कर लेती हूँ। डीके दुबे जी, हमने 3 सवाल इसमें उठाए हैं आज। पहला ये, क्या आर्थिक आरक्षण के लिए किया गया संविधान संशोधन संविधान के खिलाफ है? दूसरा, SC/ST को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना संविधान के खिलाफ है। तीसरा, राज्य सरकारों को ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार देना संविधान के खिलाफ है। सर, तीनों पे चाहूंगी आंसर, जवाब आपका। पहली बात, संविधान के खिलाफ क्या है ये संविधान स्वयं बताता है। जब संविधान में संशोधन कर दिया और संविधान में प्रावधान आ गया तो ये बड़ा कठिन सवाल पैदा होता है कि संविधान के खिलाफ क्या, क्योंकि संविधान ही अगर संशोधित करके उसको आगे बढ़ा रहा है। तो अब सवाल पैदा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल नेक्सस का, कि क्या लेजिस्लेटिव नेक्सस सही हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हमको जाना पड़ता है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, जैसा कि केशवानंद भारती ने कहा। अब सवाल यहां पर यह भी आता है कि पहला संविधान संशोधन जो आया था नेहरू जी के समय पर, उससे पहले चंपाकम दुराई राजन का एक जजमेंट आया था। सबसे पहला जजमेंट आया जब तमिलनाडु में रिजर्वेशन दिया गया आर्टिकल 15। उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट पर जाना पड़ता है। उसमें आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 है, जो आज के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के आर्टिकल 9 और 10 है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था आर्टिकल 15 के मामले में कि जो रिजर्वेशन दिया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया चंपाकम दुराई राजन के जजमेंट में। उसके बाद संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। अब आर्टिकल 15(4) फिर चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 15(4) भले ही बाद में जोड़ा गया हो, लेकिन वो सही है, और चूंकि संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में संशोधन कर दिया गया है और सही तरीके से संशोधन किया गया, इसलिए वो वैलिड है। तो सवाल यहां पर पैदा होता है कि संविधान बनाते समय आर्टिकल 15(4) क्यों नहीं बना था, मतलब आर्टिकल 19(4) क्यों नहीं था। तो आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 की डिबेट अपने को देखनी पड़ती है, जहां पर यह पूरा सिस्टम लिखा हुआ है। तो मैं जहां तक मानता हूं कि बाद के ये डेवलपमेंट हैं। अब सवाल यहां पर पैदा होगा मंडल कमीशन केस पर। मंडल कमीशन केस का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के विषय में बहुत सारे प्रश्न ये उठते हैं कि मंडल कमीशन का जजमेंट आ गया, 50% की कैप लगा दी उसने। बात बिल्कुल ठीक है कि 50% की कैप लगा दी गई है, लेकिन संविधान में संशोधन जब भी होता है तो संविधान संशोधन के बाद पुराने जजमेंट को फिर से रिव्यू किया जाता है। तो इस बार जो फिर से बैठे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है, वो पुराने जजमेंट को फिर से रिव्यू करेगी। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि आर्टिकल 9 पर डिबेट जाएगी, आर्टिकल 10 पर डिबेट जाएगी, जो मेरे को जहां तक याद है नवंबर 1948 की डिबेट है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी बात पूरी कही है। और शेड्यूल्ड कास्ट वहां पर शब्द आर्टिकल 10 में जोड़ा गया था। यह कहा गया था कि कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें एक कमीशन होना चाहिए, जो कमीशन बताएगा कि कौन से सेक्शंस जो हैं जो सोशली बैकवर्ड हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो, उसका एक कमीशन, और कमीशन एक शेड्यूल बनाएगा। उस शेड्यूल में कास्टें आती जाती रहती हैं। आपको ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि कभी भी जो शेड्यूल कास्ट है वो फिक्स नहीं है। शेड्यूल कास्ट कुछ जातियां आती हैं, कुछ जातियां जाती हैं। वो जो कमीशन है, कमीशन लगातार उस पर अपना सर्वे करता रहता है, रिपोर्टें लाता रहता है, और रिपोर्टों के आधार पर कास्टें अंदर बाहर होती रहती हैं। इसलिए उस शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस खड़े होंगे, जहां तक मैं समझ पाता हूं। अब जहां तक आप कहते हैं कि ये सही है गलत है, सही और गलत तो देखिए बोथ साइड के जजमेंट हैं, जैसे हमारे पास सही गलत के बोथ साइड के जजमेंट हैं। इसलिए, और चूंकि संविधान संशोधन पर भी इसी तरह के जजमेंट हैं, इसलिए अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जिस तरह की बहस हुई होगी दोनों पार्टियों की तरफ से, और जो डेटा दिया गया होगा उसके आधार पर डिसाइड होने वाला है। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा जाता कि फिक्सली नहीं ये ही होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के प्रावधान, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा है कि सबसे अच्छा प्रावधान और जो जान है कॉन्स्टिट्यूशन की वो 368 है, क्योंकि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फिक्स नहीं किया जा सकता। देश की परिस्थितियां, देश के अंदर का माहौल और देश में रिप्रेजेंटेशन या देश कहां जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट होने ही चाहिए। इसलिए संविधान को फिक्स नहीं रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से रखा गया। अब वो अमेंडमेंट के आधार इस समय क्या है
यही कारण है कि कभी कभी कोई जजमेंट 1951 में आया, बाद में वो 67 में बदल गया, 67 में आया तो वो 73 में बदल गया, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती हैं वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ उसकी वैलिडिटी भी तय होती है कि भाई ये आज की परिस्थिति में वैलिड है कि नहीं है। नहीं, तो मुझे लगता आपकी है नजर में ये आपकी नजर में जो अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है, मैं आपकी नजर में अदालत के फैसले से पहले जानना चाह रही हूं, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, जब आर्टिकल 15(3), 15(4) उस 15(4) जोड़ दिया गया था संविधान बनने के बाद, पहले संविधान संशोधन से, और उसकी वैलिडिटी तय हो गई थी और ये कहा गया था कि बिल्कुल ठीक बात है, ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया इसलिए वैलिड है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन इस समय होना चाहिए वैसा अगर नहीं है तो फिर वो वैलिड है। दूसरी बात, गुरदीप जी जो कह रहे थे अभी नागराज के जजमेंट में, मैं हालांकि कोई टिप्पणी जनरली करता नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई, नागराज के जजमेंट में जो डेटा की आवश्यकता बताई गई वो इन प्रमोशन की बात कही गई है कि इनसाइड ऑफ प्रमोशन, यानी कि एक बार हम घुस गए तो उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एंट्री लेवल पर नहीं, जहां तक मैं जान रहा हूं एंट्री लेवल पर बात नहीं करता, वो प्रमोशन की बात करता है कि उसके लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। एंट्री लेवल के लिए तो कमीशन बैठा हुआ है, और कमीशन की, जैसा इन्होंने खुद ही कहा कि कमीशन कांग्रेस ने बिठाया था और कमीशन की रिपोर्ट आई थी, वो कमीशन की रिपोर्ट सफिशिएंट होती है जिसके आधार पर वो डिसाइड कर लेते हैं। और फिर पार्लियामेंट तो है, जी, मैं आती हूं गुरदीप जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन काफी देर से मेरे साथ अशोक DK दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अशोक भारती जी जो कि दलित चिंतक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र भी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से हमारे साथ। DK दुबे जी, कैसे देख रहे हैं देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को? सीधी सी बात है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आर्टिकल 15(4) पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और उसको अपहेल्ड किया गया था। इसलिए जो विषय हैं, जो सवाल हैं, वो सबसे पहला है, जैसा अभी अशोक जी उठा रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन। देखिए, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होता। अगर रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए होता कि कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर 50% की कैप नहीं लगाई जाती। 50% की कैप इसलिए लगाई गई क्योंकि इफिशियंसी देखी जानी चाहिए। रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी है। सोसाइटी जो पिछड़ी रह गई, सोसाइटी जो मेन स्ट्रीम में आने में जिसको समस्या हो रही है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए सदैव होता है। इसलिए आर्टिकल 16(6) को अगर आप देखेंगे, जो जिसके आरक्षण जोड़ा गया है, उसमें उसने अपलिफ्टमेंट की बात कही। दूसरी बात एक और है कि जो डेटा की बात हो रही है उसमें सदैव एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब यह होता है, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग द पावर टू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को पावर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसने कहा है 10%, तो ये नहीं कहा है 10%, ये कहा है अप टू 10%। 10% तक आरक्षण दिया जा सकता है और सरकारें उसका प्रावधान कर सकती हैं। इसलिए आरक्षण जब भी लागू होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से लागू होता है, जिसको CO कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से जब लागू होगा तब उस पे डेटा की आवश्यकता पड़ती है कि भाई कितने % अभी फॉरवर्ड करना है, कितने लोग अभी पिछड़े हैं, इकोनॉमिक क्लास कितना है, कैसे है। वो राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से करती हैं, केंद्र सरकार को भेजती हैं, केंद्र सरकार उस पर अप्रूवल कभी देता है, कभी नहीं देता है। इसलिए जहां तक अपलिफ्टमेंट और मेन स्ट्रीम में लाने की बात है, उसके अनुसार ये जजमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात, जहां पर हम इकोनॉमिक क्लास की बात करने लगते हैं कि भाई इकोनॉमी इतना 8 लाख की है, तो फिर जो मंडल आयोग का जजमेंट है, मंडल आयोग के जजमेंट में क्रीमी लेयर की बात कही गई, तो एक IAS ऑफिसर की क्रीमी लेयर की बात कही गई है, या 2 क्लास 2 ऑफिसर्स की क्रीमी लेयर की बात कही गई, यानी कि पति और पत्नी उसमें होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी इकोनॉमिक इनकम कितनी है, जिसकी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी हो, वो कितनी कैटेगरी में आता है और उसको कैसे काउंट करेंगे। 2 क्लास 2 के ऑफिसर्स हैं या 1 क्लास 2 का ऑफिसर है और उसकी पत्नी अगर क्लास C की ऑफिसर है, तो उनकी दोनों की सैलरी मिलाकर तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए बनती है और साल में 20 लाख रुपए की बनती है। तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन वो क्रीमी लेयर में नहीं आते। तो ये जो प्रश्न है क्रीमी लेयर वाला, ये मुझे लगता है गहन शोध का विषय है, जिस पर सबको सभी श्रेणियों में काम करना पड़ेगा, चाहे वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात कही जाए, चाहे वो सोशल उसकी बात कही जाए। इन पर सब पर मुझे लगता है कि नीचे तक काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है करना चाहिए। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जैसा मैं कह रहा था कि पिछली परंपराओं या पिछले जजमेंटों के अनुकूल ही वो जजमेंट आया है। जैसा
उम्मीद मैं पहले भी आपने मेरे से जजमेंट से पहले पूछा था, तो मैंने कहा था कि अगर वो हो सकता है 15-4 जोड़ सकता है तो ये भी जोड़ा जा सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं।